नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। एएनबी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं पहली खबर से। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने गहलोत सरकार के विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। गहलोत सरकार ने राज्यपाल से 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की थी। इससे पहले सत्र बुलाने को लेकर गहलोत कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने के लिए प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजा गया था, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया है। राजभवन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान विधानसभा के सत्र को 14 अगस्त से आरंभ करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। राज्यपाल ने राजस्थान विधानसभा के सत्र के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाने के निर्देश मौखिक रूप से दिए हैं। बता दें कि विधानसभा सत्र बुलाने जाने को लेकर बीते कुछ दिनों से राज्यपाल और सीएम गहलोत में जंग जारी थी। सीएम गहलोत जहां सत्र बुलाने पर अड़े हुए थे, तो वहीं राज्यपाल सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर रही थी। गहलोत गुट के विधायकों ने तो राजभवन में धरना भी दिया था, जिसके बाद राज्यपाल ने सीएम गहलोत के नाम एक खत लिखा था। खत की ओर से मांग को राज्यपाल की ओर से मांग न माने जाने पर सीएम गहलोत ने पीएम मोदी से बात भी की थी। उन्होंने पीएम को राज्यपाल कलराज मिश्र के बर्ताव के बारे में बताया था। इसके अलावा गहलोत ने कई मौके पर राज्यपाल पर निशाना भी साधा था। गहलोत सरकार की ओर से 3 बार प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा गया था। बुधवार को ये चौथा प्रस्ताव था। पहली बार में कोरोना का मसला उठाने के साथ ही राज्यपाल ने कुछ सवाल पूछे थे। दूसरे प्रस्ताव में सही जानकारी और सवालों का जवाब न होने पर लौटा दिया गया, जब राज्यपाल की ओर से जवाब में कहा गया कि विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए 21 दिनों का नोटिस चाहिए। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सोमेन मिश्रा का देर रात निधन हो गया। पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। सोमेन मिश्रा कई बीमारियों से ग्रसित थे और उनका कोलकाता के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज भी चल रहा था। हालांकि अस्पताल में सोमेन मिश्रा का 78 साल की उम्र में निधन हो गया। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि मित्रा को कुछ दिन पहले ही किडनी की बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि कार्डियक अरेस्ट के कारण उनका निधन हो गया। उन्होंने गुरुवार देर रात 1:30 बजे आखिरी सांस ली। वहीं उनका कोरोना टेस्ट भी करवाया गया था, जिसकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। उधर पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने सोमेन मित्रा के निधन पर शोक जताया है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर लिखा गया कि बीपीसीसी के अध्यक्ष सोमेन मित्रा ने कुछ समय पहले अंतिम सांस ली है। दिल्ली कोर्ट ने राजद्रोह के आरोपी शर्जील इमाम के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया और उसे समन जारी किया। साथ ही पुलिस से राजद्रोह पर संज्ञान के लिए दिल्ली सरकार की मंजूरी लेने को कहा। अदालत ने आरोपी शर्जील इमाम को 1 सितंबर को पेश करने का आदेश भी दिया है। हालांकि शर्जील इमाम खुद कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके चलते अगर शर्जील इमाम अदालत नहीं आ पाया तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी होगी। वहीं इस बीच दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि उसने शर्जील इमाम के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली सरकार से मंजूरी मांगी है। हालांकि अभी तक दिल्ली सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि शर्जील इमाम जामिया यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर देश विरोधी बयानबाजी कर रहा था। शर्जील इमाम ने नौजवानों को भड़काने का प्रयास किया था, जिसके बाद ही जामिया हिंसा हुई थी।
कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। अब कोरोना महामारी के बीच सरकार ने करदाताओं को थोड़ी राहत प्रदान की है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। इससे पहले 31 जुलाई आखिरी तारीख थी, हालांकि अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 तक कर दिया गया है। इससे पहले भी 2 बार आईटीआर दाखिल करने की तारीख को बढ़ाया जा चुका है। वहीं बता दें कि ये तीसरी बार है जब सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाई है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 31 मार्च 2020 तक आईटीआर दाखिल करना था। हालांकि इससे पहले 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया, फिर इसे बढ़ाकर 31 जुलाई आखिरी तारीख की गई और अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 तक कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश के बड़े बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रमुख के साथ एक बैठक की। इस बैठक में पीएम मोदी ने कोरोना संकट की वजह से प्रभावित अर्थव्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक बैठक में भविष्य के विजन और रोड मैप पर चर्चा हुई। देश के विकास में फाइनेंशियल और बैंकिंग सिस्टम की अहम भूमिका पर चर्चा हुई। वहीं इस बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि छोटे उद्यमियों एसएचजी किसानों को उनकी ऋण जरूरतों को पूरा करने और ग्रोथ के लिए संस्थागत ऋण का उपयोग करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाना चाहिए। पीएमओ के मुताबिक बैठक में बैंक की भूमिका पर भी बात हुई कि प्रत्येक बैंक को आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है और स्थायी क्रेडिट ग्रोथ सुनिश्चित करने के लिए अपनी व्यवस्थाओं की समीक्षा करनी चाहिए। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि बैंकिंग प्रणाली के साथ सरकार मजबूती के साथ खड़ी है। सरकार इसके समर्थन और इसके विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार है। बैठक में बैंकों से लागत कम करने और धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए डिजिटल पर फोकस करने की सलाह दी गई है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपने ग्राहकों के बीच रुपए और यूपीआई के प्रयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना चाहिए। गृह मंत्रालय ने देश में अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत कोविड-19 कंटेनमेंट जोन के बाहर कई अन्य गतिविधियों को इजाजत दे दी गई है। वहीं कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नए दिशा निर्देशों के तहत देश में अनलॉक 3 में योगा इंस्टीट्यूट, जिम 5 अगस्त से खुल सकेंगे। इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय एसओपी जारी करेगा। हालांकि सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, मेट्रो, असेंबली हॉल 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजन करने को अनुमति दे दी है। अनलॉक 3 दिशा निर्देशों के तहत फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा वंदे भारत मिशन के अंतर्गत ही सीमित रहेगी। अनलॉक 3 में रात में लोगों की आवाजाही पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है। हालांकि सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह और अन्य भीड़भाड़ वाले आयोजनों को अभी भी अनुमति नहीं है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। वहीं दिशा निर्देशों में ये भी कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने क्षेत्र में कोविड-19 के हालातों को देखते हुए कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। हालांकि लोगों और सामान की राज्य के अंदर या एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए अलग से मंजूरी या ई परमिट की जरूरत नहीं होगी। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 52,400
से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इस हफ्ते में ये दूसरी बार है जब संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 के पार हुआ है। इससे पहले 25 जुलाई को 50,072 मामले मिले थे। अब तक 15,84,600 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 35,000 के पार हो चुका है। देश में 10,21,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 5,84,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। वहीं महाराष्ट्र में 31 और त्रिपुरा में 4 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब कुमार देव ने बुधवार को बताया कि 1200 हेल्थ वर्कर्स के जरिए एक जरूरी हेल्थ सर्वे किया जाना है। इसे पूरा करने के लिए राज्य में लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो यहां एक दिन में 9,211 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 298 लोगों की मौत हुई है और 7,478 मरीज ठीक हो चुके हैं। मुंबई में बुधवार को 1,109 नए मामले सामने आए। यहां बुधवार को इस महामारी से 60 लोगों की मौत हो चुकी है। शहर में 2 दिन पहले तक डबलिंग रेट बढ़कर 68 दिन और रिकवरी रेट 73 होने की बात सामने आई थी। वहीं देश के अन्य हिस्सों की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक दिन में 917 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या अब 30,134 हो गई। इसमें 20,934 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 844 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी तरह राजस्थान में 24 घंटे में 1,144 संक्रमित मिले, 11 की मौत हुई और 509 मरीज ठीक हो गए। इस बीमारी से अब तक जयपुर में 183 लोगों की मौत हो चुकी है। जोधपुर में 81, भरतपुर में 53, अजमेर में 38, बीकानेर में 34, कोटा में 33, पाली में 27, नागौर में 23 और धौलपुर में 15 मरीजों ने दम तोड़ दिया। यहां अन्य राज्यों के 35 रोगी की मौत हुई है। वहीं इसके अलावा बिहार में बुधवार को 328 संक्रमित मिले हैं, 4 संक्रमितों की मौत हुई है और 1,284 ठीक हो गए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के अब तक 45,919 केस सामने आ चुके हैं। इस दौरान 273 मरीजों की मौत हो चुकी है और कुल 30,504 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,383 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 77,334 हो गया है। इनमें 45,807 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 33 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद मरने वालों की संख्या अब 1,530 हो गई है। प्रभास स्टारर फिल्म बाहुबली और बाहुबली 2 के निर्देशक एस राजामौली को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उन्होंने और उनके परिवार को हल्का बुखार था, जिसके बाद उन्होंने जांच कराने का फैसला किया था। राजामौली ने खुद अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके इस बात की जानकारी फैंस को दी है। उनके इस ट्विटर पर लोगों ने रिप्लाई करके उनके जल्द ठीक होने की कामना की है। राजामौली ने अपने ट्वीट में लिखा कि मुझे और मेरे परिवार को कुछ दिनों से बुखार है। ये धीरे धीरे खुद ही कम हो गया, लेकिन हमने टेस्ट कराया, नतीजों में पता चला कि हमें कोविड-19 के हल्के पॉजिटिव लक्षण पाए गए हैं। हमने डॉक्टर्स की सलाह पर होम क्वारंटीन किया गया है। हम सभी में फिलहाल कोई लक्षण नहीं है और बेहतर महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम प्रिकॉशंस और इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का स्वागत किया। अमित शाह ने कहा कि भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इस तरह की योजना की भारत को सख्त जरूरत थी। शाह ने कहा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली के इतिहास में सचमुच में एक उल्लेखनीय दिन है। उन्होंने ट्वीट किया, शिक्षा किसी भी राष्ट्र की बुनियाद है और पिछले 34 साल से भारत को इस तरह की एक भविष्योन्मुखी योजना की सख्त जरूरत थी।
उन्होंने इस ऐतिहासिक नीतिगत निर्णय के लिए पीएम मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का आभार प्रकट करते हुए कहा कि ये नए भारत के निर्माण में एक अद्वितीय भूमिका निभाएगा। शाह ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि वाले नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। इसके जरिए स्कूली और उच्च स्तर शिक्षा में बहुत जरूरी ऐतिहासिक सुधार लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी राष्ट्र अपनी संस्कृति और मूल्यों को छोड़कर उत्कृष्ट नहीं बन सकता है। पीएम मोदी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली तैयार करना है। भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख बीएस धनोआ ने राफेल लड़ाकू विमान के भारत की धरती पर उतरने का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीतिक विवाद के बावजूद इसके खरीद के सौदे का बचाव इसलिए किया गया था कि वो नहीं चाहते थे कि इसका हाल भी बोफोर्स जैसा हो जाए। 1980 के दशक में बोफोर्स तोप खरीदने के लिए कथित रूप से रिश्वत दी गई थी और इसके बाद राजनीतिक असर के चलते रक्षा खरीद पर काफी प्रभाव पड़ा और नौकरशाह सैन्य खरीद पर निर्णय लेते हुए आशंकित रहते थे। एयर चीफ मार्शल धनोआ ने कहा, मैंने सौदे का बचाव इसलिए किया था कि मैं नहीं चाहता था कि ये बोफोर्स के रास्ते पर जाए। हम रक्षा खरीद प्रक्रिया के राजनीतिकरण के खिलाफ थे। ये वायुसेना की क्षमता सवाल था। धनोआ ने कहा, मैं भारतीय वायुसेना के लिए काफी खुश हूं क्योंकि इसने वायुसेना को हमारे विरोधियों पर जबरदस्त बढ़त दी है। बता दें कि धनोआ के बाद पिछले साल सितंबर में वायुसेना की कमान राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने संभाली है। पंजाब के कुछ इलाकों में देर रात 2:50 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र तरनतारन में रहा। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.1 मापी गई। हालांकि अभी तक किसी के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। जमीन से 11 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था। उत्तर भारत के इलाकों में भूगर्भीय हलचलें रुकने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार देर रात पंजाब के तरनतारन जिले में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के ये झटके रात 2:50 पर महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.1 मापी गई। फिलहाल इस भूकंपीय हलचल से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। बता दें कि इस साल उत्तर भारत में भूकंप के 2 दर्जन से ज्यादा झटके महसूस किए जा चुके हैं। हालांकि पंजाब में पिछले कुछ दिनों में आया ये भूकंप पहला है। इससे पहले 24 जुलाई को जम्मू कश्मीर के कटरा में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसके अलावा महाराष्ट्र का पालघर एक सप्ताह में 2 बार भूकंप से हिल चुका है। लंबे इंतजार के बाद हिमाचल में जयराम कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। शिमला में गुरुवार को राजभवन में 3 नए मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। ये 3 नए चेहरे नूरपुर से विधायक राकेश पठानिया, सरमोर से पवंटा साहिब से सुखराम चौधरी और घुमावरवी से राजेंद्र गर्ग। जानकारी के अनुसार आज शिमला में राजभवन में लगभग 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके बाद हिमाचल कैबिनेट की बैठक एक होटल में दोपहर 12 बजे के बाद होगी। बैठक में मुख्यमंत्री और पुराने मंत्रियों के अलावा नए मंत्री भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और खजुराहो लोकसभा सीट के सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने बुधवार को कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। सूत्रों के मुताबिक उनकी 2 रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन तीसरी रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई। उन्होंने कहा कि उनके अलावा बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत और पार्टी के एक अन्य नेता भी बुधवार को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं कोविड-19 का इलाज करवा रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल से ट्वीट किया। एमपी बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत के अस्वस्थ होने की सूचना प्राप्त हुई। ईश्वर उन्हें जल्द ही पूर्ण स्वस्थ करे, मेरी यही प्रार्थना है। शर्मा कुछ ही दिन पहले मध्य प्रदेश के
राज्यपाल लालजी टंडन के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सीएम शिवराज चौहान और प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के साथ लखनऊ गए थे। चौहान और भदौरिया भी वहां से यहां आने के बाद कोरोना संक्रमित पाए गए और उनका इलाज चल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के 1035 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 26 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में फिलहाल कोरोना वायरस के 1,33,310 मामले हैं। अब तक 3,907 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि रिकवरी रेट में भी लगातार सुधार हो रहा है। दिल्ली में कोरोना रिकवरी रेट 88.99% हो गया है। यहाँ अभी केवल 8.07 एक्टिव मामले हैं, जबकि 2.93 मरीजों की मौत हो चुकी है। यहाँ एक्टिव केसों की संख्या 10,770 है। वहीं होम आइसोलेशन में 5,894 मरीज हैं। हरियाणा के हिसार में बुधवार को एसटीएफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि एसटीएफ पुलिस ने चौटाला में डबल मर्डर कांड में लॉरेंस बिश्नोई के काला जठेड़ी गैंग के 3 शार्प शूटरों को हथियारों समेत गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और मर्डर में शामिल की गई 3 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। इसी कड़ी में एसटीएफ प्रभारी इंस्पेक्टर पवन कुमार ने बताया कि उच्च अधिकारी के दिशा निर्देश अनुसार कार्रवाई करते हुए उनकी टीम ने वांछित अपराधियों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत उनकी टीम ने एएसआई बलजीत ने टीम के साथ इन तीनों को गिरफ्तार किया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान की 10वीं बोर्ड का रिजल्ट मंगलवार देर शाम जारी किया गया। इसमें एक बार फिर से जिले में बालिकाओं ने परचम लहराया है, जिसमें एक निजी विद्यालय की 2 छात्राओं आर्ची जैन और कृति महेश्वरी ने जिले में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। हरियाणा के पानीपत में भी बुधवार को पेट्रोल पंप पर 1 घंटे की हड़ताल की गई। ये हड़ताल 1 बजे से 2 बजे तक की गई। इस दौरान किसी भी पेट्रोल पंप संचालक ने किसी भी ग्राहक को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया। दरअसल पंजाब के डीलर जीएस चावला की आत्महत्या मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर पेट्रोल पंप संचालकों ने 1 घंटे की हड़ताल रखी थी। इस कड़ी में पेट्रोल पंप संचालक रणबीर देशवाल ने कहा कि एचपीसीएल के अधिकारियों को नाजायज दबाव में मोहाली और राजपुरा पंजाब के लीडिंग डीलर जीएस चावला ने सुसाइड किया। वहीं इसके विरोध में 1 घंटे तक सभी पेट्रोल पंप बंद रखे गए। साथ ही कहा गया कि एसोसिएशन चाहती है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए और इसमें जो भी अधिकारी या उसके अलावा जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी के फतेहपुर जिले के हसनापुर गांव में तालाब में नहाते समय 2 सगे भाई तालाब में डूब गए। दोनों बच्चों को तालाब में डूबता देख बाबा बचाने के लिए कूद गए। तीनों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद तालाब से तीनों शवों को बाहर निकाला। घटना की जानकारी पुलिस को मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शवों को हिरासत में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरियाणा के सोनीपत में अपराधियों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला खरगोदा के में गांव हलालपुर से सामने आया है, जहां पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस बात की सूचना गांव वालों ने परिजनों को दी और पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। राखी और त्योहार के सीजन को देखते हुए खाद्य विभाग सतर्क हो गया है, जिससे मिठाइयों में किसी तरह की कोई मिलावट न हो। इसी क्रम में फिरोजाबाद थाना शिकोबाहाबाद के रुकनपुरा में घेवर और सोन पापड़ी भारी मात्रा में बना रही थी। इसमें मिलावट की शिकायत पर पहुंचे खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा। मिठाइयों के सैंपल लिए गए, जिसमें प्राथमिक जांच में मिलावट मिली। अधिकारियों ने इसमें सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। पंजाब के गुरदासपुर में रहने वाले प्रिंसपाल सिंह का दुनिया की सबसे बड़ी बास्केटबॉल अकादमी में सिलेक्शन हुआ है। प्रिंसपाल 1 साल की ट्रेनिंग
NBAG से लेंगे। प्रिंसपाल सिंह का कहना है कि 14 साल की उम्र में बास्केटबॉल खेल रहे हैं, उनका NBAG में सिलेक्शन बहुत बड़ी बात है। हरियाणा के सोनीपत में बुधवार को उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने सिविल अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान श्यामलाल पुनिया ने महिलाओं के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड का उद्घाटन किया। बता दें कि आइसोलेशन वार्ड सिर्फ महिला मरीजों के लिए बनाया गया है। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि सोनीपत में रिकवरी रेट अन्य जिलों से बेहतर है। इसके लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग किसी भी स्थिति में से निपटने के लिए तैयार है। बता दें कि अस्पताल में 50 बेड का आइसोलेशन वार्ड सिर्फ महिलाओं के लिए तैयार किया गया है। रक्षाबंधन पर्व पर हरियाणा रोडवेज की बसों में इस बार निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। 2006 से लगातार रक्षाबंधन की पूर्व संध्या से लेकर अगले दिन तक महिलाओं और बच्चों को सरकारी बसों में फ्री यात्रा का लाभ मिलता रहा है, लेकिन इस बार कोरोना का असर हरियाणा रोडवेज पर भी हुआ है। अनुमान के अनुसार रोडवेज को कोरोना काल में 850 करोड़ से ज्यादा का घाटा हो चुका है। हरियाणा के चरखी दादरी पुलिस को भारी मात्रा में चरस बरामद करने में सफलता मिली है। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। सूचना के आधार पर हाथी पार्क के सामने से तस्कर भूपेंद्र सिंह को हिरासत में लिया गया। उसके पास से 2 किलो से ज्यादा चरस बरामद हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मारवाड़ जंक्शन के पाली में वैश्विक कोरोना महामारी में चिकित्सा विभाग और कोविड-19 सेंटरों की लापरवाही उजागर हुई है। राणावास कोविड-19 सेंटर पर एक कोरोना पॉजिटिव राणावास से फरार हो गया। कोविड-19 सेंटर कर्मचारियों ने उच्च अधिकारियों और चिकित्सा विभाग को सूचना दी। सूचना से मारवाड़ जंक्शन ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कुलदीप सिंह मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों से इसके बारे में जानकारी हासिल कर सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। मथुरा के थाना नोहजील इलाके के समीप उस वक्त एक दर्दनाक हादसा घटित हो गया जब तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से टेम्पो में टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ANB सुपरफास्ट में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।